लेक्चर नंबर 03। चलो बेटा अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है बेटा कि कोई अस्थायी नाभिक, सर अस्थायी नाभिक क्या होते हैं? वे नाभिक जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, वो नाभिक कैसे हो जाते हैं? अस्थायी। ये हम कहते हैं जो भारी नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ने लगती है, वो नाभिक कैसे हो जाते हैं? अस्थायी। ठीक है, नाभिक के अस्थायित्व का कारण क्या है अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो आप ऐसे समझिए कि देखो जो छोटे नाभिक होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, छोटे नाभिक में प्रोटॉन्स कम होते हैं, प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? कम होते हैं। लेकिन जो बड़े नाभिक होते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, अर्थात प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी बड़े नाभिकों में। ठीक है, प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। जैसे हम बात करें कैल्शियम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो कैल्शियम में 20 प्रोटॉन होते हैं। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, उसमें 92 प्रोटॉन होते हैं और ये प्रोटॉन लफड़ा करते हैं, प्रोटॉन नाभिकों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की दुष्ट होते हैं ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के बीच में क्या होता है बेटा? रिपल्सन। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है और प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है। सर क्यों होता है? प्रतिकर्षण होता है। सर क्यों होता है? हम कैसे होता है कि प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। दूसरे प्रोटॉन पर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। दूसरे प्रोटॉन पर भी कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव ही चार्ज है। एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ जी सर, हाँ ऐसा कुछ डायग्राम नहीं है तो मैं वो बाद में करवा दूंगा। मैं क्रॉस चेक करूंगा क्योंकि फाइल मेरे में ओपन नहीं हो रही थी, तो मैं आज वो देख लूंगा, है ना, वो सिस्टम में ओपन करके। नहीं होगा तो कल मंगवा लूंगा वो मैं। अच्छा ठीक है, तो मैं देख लूंगा। आपको तो जितना हो जाएगा ना तो उतना भेज देना और परेशान मत होना कि अगर कम भी हो पा रहे हैं तो भेज देना। अच्छा हो गया, अच्छा वही वाले बच्चे। अच्छा ठीक है, वो मैं देख लूंगा फिर, तो कल बना लेंगे उसको। ओके, अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा ये भी सर का बर्थडे है, कौन बोला? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन। तो भाई प्रोटॉन ए बी पॉजिटिव चार्ज, तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये लंबी दूरी के लिए भी कार्यरत होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के साथ साथ यहाँ न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियन है, प्रोटॉन क्या बेटा? न्यूक्लियन है, तो यहाँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी तो होगा। तो हमने कहा न्यूक्लियर अट्रैक्शन शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये कब कारगर रहता है? जब प्रोटॉन पास में हो, तभी ये कारगर रहता है। अब दो प्रोटॉन, नाभिक बड़ा होगा तो नाभिक का साइज बड़ा हो जाएगा, नाभिक का साइज कैसा हो जाएगा? बड़ा साइज हो जाएगा ऐसा। तो हमने कहा एक प्रोटॉन है यहाँ पर, एक प्रोटॉन है यहाँ पर, तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो होगा, लेकिन जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ये लगभग खत्म हो जाएगा, जो Fn है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है Fn, हम क्या कहेंगे? Fn न्यूक्लियर फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। अर्थात जब न्यूक्लियॉन्स पास होते हैं, तभी लगता है। तो बड़ी नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन की दूरी बढ़ जाती है, तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन का फोर्स है ये लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन रहता है। अब रिपल्सन मतलब अगर रिपल्सिव फोर्स है तो न्यूक्लियन से दूर दूर भागना चाहेंगे, तो नाभिक क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। और कौन सा रहता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बचा रहता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्या होता है बेटा? ये बचा रह जाता है। ठीक है मास्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बचा रह जाता है, तो इससे क्या होता है? नाभिक अस्थायी होता है, अतः नाभिक अस्थायी हो जाता है। और जब नाभिक अस्थायी हो जाता है तो ये स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करता है? ये कुछ कण अपने अंदर से निकालता है, कुछ कणों को अपने अंदर से निकाल देता है कि तुम भागो यहाँ से, मेरे अंदर से, हम अस्थायी हैं। ठीक है, तो जिससे स्थायित्व बढ़ता है, बरोबर। तो जब नाभिक अस्थायी होता है तो ये ट्रांसफॉर्म करके कुछ कणों को उत्सर्जित करके दूसरे नाभिक में बदल जाता है, जो कि पहले की तुलना में स्थायी होता है। ठीक है, तो जो नाभिक अस्थायी होते हैं और कुछ कणों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। क्या कहते हैं? नाभिकीय सक्रियता। मैं पढ़ भी देता हूं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अस्थायी परमाणुीय नाभिकों द्वारा स्वतः विघटन, अपने आप, कोई कहता नहीं हमसे कि तुम दूसरे नाभिक में बदल जाओ, वो अपने आप बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं अपने आप? क्योंकि अस्थायी है। क्या होते हैं? अस्थायी है। ठीक है, जैसे महिलाएं होती हैं, उनको कोई कहता थोड़ी ना कि ब्यूटी पार्लर जाओ, वो अपने आप ही जाते हैं। बाल बड़े हो गए, बाल कटवा लेते हैं, बाल टेढ़े मेढ़े हो गए, सीधे करवा लेते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए।
ठीक है, अपने आप। तो अस्थायी परमाणु नाभिक द्वारा प्रदर्शित स्वतः विघटन की परिघटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहलाती है। इस परिघटना में मतलब इस घटना में कुछ निश्चित प्रकार के भेदनशील विकिरण, भेदनशील मतलब उच्च ऊर्जावान कण मान सकते हैं, उच्च ऊर्जावान कण, जिन्हें रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं या वैक्यूलर किरणें भी कहते हैं, है ना, जैसे अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण कहते हैं। तो सर ये तो कण है, किरणें क्यों कह रहे हैं? तो उनका बहुत सारे कण निकल रहे हैं ना, तो उनको अपन किरणें कह लेते हैं, है ना। फोटोन क्या है? एक कण। अब बहुत सारे फोटोन लाइन से जा रहे हैं, तो बहुत सारे फोटोन लाइन से जा रहे हैं, तो अपन क्या कह देते हैं? किरण कह देते हैं, बीम कह देते हैं, फोटोन बीम। जैसे लेजर लाइट होती है ना, तो लेजर से क्या निकलता है? प्रकाश। प्रकाश क्या? फोटोन। तो बहुत सारे फोटोन निकल रहे होते हैं, जो चल रहे हैं, तो अपन क्या कह देते हैं? लेजर बीम। उसको फोटोन बीम भी कह सकते हैं। ठीक है, यह तत्व या यौगिक जिनके परमाणु विघटित होकर विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। मतलब जो अस्थायी नाभिक होता है उनको हम कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व, और वो विघटित होकर नए तत्व बनाते हैं जो पहले की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। रेडियो सक्रियता एक सतत प्रक्रिया है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ठीक है, ठीक है, सतत मतलब लगातार होते रहता है, लगातार होते रहता है, और अनुत्क्रमणीय है ना, कि अगर एक्स से बाई बन गया, बाई ज्यादा स्थायी है, तो बाई से अब एक्स नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा अपने आप बाई से एक्स नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे। तो आइए पहले अपन इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं अल्फा कण का उत्सर्जन, अल्फा इमिशन, अल्फा कण का उत्सर्जन, अल्फा कण का उत्सर्जन, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अपन। उत्सर्जन, अल्फा कण का उत्सर्जन, जिसे कहते हैं अल्फा डिके। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? अल्फा डिके। कमेंट बंद कर दो सर। देखो पीयूष कुमार, अल्फा कण का उत्सर्जन। आइए अल्फा डिके, अल्फा डिके। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने कहा कोई तत्व है एक्स, इसका परमाणु क्रमांक था जेड और इसका परमाणु भार था ए। अब इसने एक्स ने क्या बनाया है बेटा? बाई बनाया। क्या बनाया? कोई नाभिक या कोई परमाणु बाई बनाया और एक अल्फा कण निकल गया। एक अल्फा कण निकल गया, साथ साथ क्या निकलती है बेटा? ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब अल्फा कण के पास क्या होता है? दो प्रोटॉन होते हैं, चार न्यूक्लियन होते हैं। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जेड में से दो प्रोटॉन चले गए, तो यहाँ कितना बचा? जेड माइनस टू, जेड माइनस टू। यहाँ क्या बचा बेटा? जेड माइनस टू, मतलब परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाता है, और इधर ये 4 ले गए न्यूक्लियन, तो ये 4 से कम हो जाता है। तो अल्फा कण जब उत्सर्जित होता है तो जेड 2 से कम हो जाता है, ये 4 से कम हो जाता है, ये याद रखना। और ये नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ये क्या हो वैसे? ये नाभिकीय अभिक्रिया हो वैसे, अभिक्रिया तो अभिक्रिया हो वैसे, ये नाभिकीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो मेन पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ, मेन पॉइंट याद रखना। अल्फा डिके में, अल्फा डिके में जेड 2 से कम हो जाता है, ए 4 से भर जाता है, भर नहीं जाता, बढ़ जाता है, ये 4 से बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन की हम क्यू वैल्यू लिखते हैं, क्यू मान, तो क्यू मान अपन क्या लिख लेते हैं? मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। हाँ सर, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो जो क्यू वैल्यू होगी बेटा इस रिएक्शन की, क्यू वैल्यू, तो डेल्टा एम क्या कैसे लिखते हैं अपन? तो हम लिखते हैं रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट का नाभिकीय मास, नाभिकीय मास मतलब नाभिक का द्रव्यमान, हम नाभिक पढ़ रहे हैं ना। रिएक्टेंट का नाभिकीय द्रव्यमान माइनस प्रोडक्ट का नाभिकीय द्रव्यमान, नाभिकीय द्रव्यमान इनटू सी स्क्वायर, इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू नाभिकीय द्रव्यमान को हम छोटा m से प्रदर्शित करते हैं। छोटा m क्या है बेटा? न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर मास। और बड़का m क्या है? बड़का m है बेटा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या है? x, तो मास किसका? x का, माइनस मास किसका? y का, माइनस मास किसका? y का, माइनस मास किसका? अल्फा का इनटू सी स्क्वायर, इनटू सी स्क्वायर। तो m तो कौन सा मास है बेटा? न्यूक्लियर मास। अब मान लीजिए आपको न्यूक्लियर मास नहीं दिया है, आपको बड़का मास दिया है, बड़ा मास दिया है, तो बेटा mx का मान क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखते हैं न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर, मैंने कल भी बताया था लास्ट टाइम पर, न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक मास, एटम का द्रव्यमान, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें mx लिखना है, mx, तो अपन इसको लिखेंगे कैपिटल mx माइनस जेड एम। परमाणविक मास कितना? कैपिटल M। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जेड। अगर परमाणु क्रमांक जेड है मतलब जेड प्रोटॉन है, तो जेड ही इलेक्ट्रॉन। अगर हम एम वाई लिखना चाहें, वाई का न्यूक्लियर मास किसके पदों में? परमाणु एटॉमिक मास के पदों में, तो हम क्या लिखेंगे? एम वाई माइनस जेड माइनस 2 एम ई। वाई में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? परमाणु क्रमांक कितना हो गया? जेड माइनस 2, तो जेड माइनस 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जेड माइनस 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और मास ऑफ अल्फा कण तो वही होगा, अल्फा कण में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं। हीलियम का नाभिक ही अल्फा कण होता है। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक। अल्फा कण का होगा वैसे बेटा हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं He+2। हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, नाभिक बचेगा। परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचेगा? नाभिक बचेगा भाई। तो अब क्यू वैल्यू बेटा कैपिटल M के पदों में ऐसे लिख सकते हैं, mx, छोटा mx का मान mx माइनस जेड एम ई, माइनस m बाय कैपिटल M बाय माइनस जेड माइनस 2 एम ई, और प्लस मास ऑफ अल्फा का, प्लस मास ऑफ अल्फा का, ऐसा इनटू सी स्क्वायर, इनटू सी स्क्वायर, इनटू सी स्क्वायर। अब देखो बेटा रिजल्ट होता है जो अपने बहुत काम आता है, रिजल्ट होता है अपना बहुत काम आता है। रिजल्ट क्या है? क्यू वैल्यू व अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी क्यू वैल्यू के पदों में, ध्यान देना। ये रिजल्ट बेटा काम का होता है। तो हमने कहा यहाँ पर कोई अपना नाभिक है x, एक नाभिक था x, इसका द्रव्यमान mx। अब ये फटा, y बनाया, क्या बनाया? y, और क्या निकला बेटा? अल्फा कण। क्या निकला है बेटा? अल्फा कण निकला है।
ठीक है, इसका द्रव्यमान m बाय और इसका द्रव्यमान m ऑफ अल्फा कण, ये रेस्ट में था, आपको दिया गया, ये किस अवस्था में था, रेस्ट में, प्लस यहाँ पर क्या निकलती है ऊर्जा, जिसको अपन क्या कहते हैं Q वैल्यू। ठीक है, अब मान लीजिए ये रेस्ट में था तो प्रारंभिक संवेग 0, तो ये इधर भाग रहा है, इसकी वेलोसिटी हमने कह दिया v अल्फा, उसकी वेलोसिटी हमने कह दी कितनी v बाई, ये इधर इस दिशा में भाग रहा है, विपरीत दिशा में जाएंगे, सब विपरीत दिशा में क्यों जाएंगे, इसलिए प्रारंभिक संवेग 0 है तो अंतिम संवेग भी 0 होना चाहिए। प्रारंभ में रेस्ट में रखा है, प्रारंभिक संवेग 0, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान कितना mx वेग 0 रेस्ट में। अब एक कण इधर भागा, एक कण इधर भागा, एक इधर भागा, एक इधर भागा, भाग गए, कण भाग गए, कण भाग गया भाई, एक इधर भाग गया, एक इधर भाग गया, एक इधर भाग गया, एक इधर भाग गया, है ना, ताकि कुछ संवेग इधर जाए, कुछ संवेग इधर जाए, तो संवेग घट के 0 हो जाए। अगर दोनों कण इधर भागेंगे तो संवेग जुड़ जाएगा, और दो चीजें जुड़ के 0 नहीं होती, दोनों इधर भागेंगे तो संवेग जुड़ जाएगा, संवेग जुड़ के 0 नहीं होता, दोनों इधर भागेंगे संवेग जुड़ेगा, जुड़ के चीजें 0 नहीं होती, तो एक कण इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, घट के 0 हो जाएगा। संवेग अंवेग का आइडिया है थोड़ा बहुत कि नहीं है, 11वीं बर्बाद है ना आपकी, सबकी नहीं, सबकी नहीं, ज्यादातर बच्चों की 11वीं बर्बाद है ना, मौका है मंजिल सीरीज में कर लो, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। अब स्कूल का तो चक्कर भी खत्म हो गया होगा बेटा, 4 बजे से पहले आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, तो शाम रात को 8 से, इन जनरल रात को 8 से सुबह के 4 बजे तक आपके पास समय है। ईयर वियर के चक्कर में भली मत पड़ो अभी। अच्छा, जिन बच्चों का 11th बहुत बढ़िया है, 12th में भी कोई बैकलॉग वगैरह नहीं है, 11th भी अच्छे से पढ़ा, 12th भी अच्छे से पढ़ा, वो तो ईयर पे फोकस करते हैं, ईयर पे। लेकिन जब तुम्हारा 11th गोबर है, 12th ठीक ठाक है, 12th अच्छा है जैसा भी है, तो भैया ईयर पे फोकस करके कर लोगे, क्योंकि जो एडवांस के क्वेश्चन होंगे, एडवांस का पेपर होगा ना, अगर 12th का पेपर है तो उसमें कुछ ना कुछ 11th का भी होगा, तो पहले आपको 11th और 12th मीन्स लेवल तक एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए, फिर एडवांस तक आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके पास समय होता है एडवांस की तैयारी का, और हम करवाएंगे। और मंजिल बैच में बेटा ना एडवांस को भी कवर करके चलेंगे, तुम परेशान मत हो, परेशान मत हो, एडवांस को भी कवर करके चलिए। चलिए चीज बताओ, कितने लोग मंजिल अटेंड कर रहे हैं, थम्स डाउन पर वोट करना, थम्स डाउन पर, जो लोग मंजिल अटेंड कर रहे हैं थम्स डाउन पर वोट करना, नहीं कर रहे हैं वो थम्स अप पर। और देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपकी जिंदगी, आपका करियर, आपका भविष्य, 2 महीने की बात है, थोड़ा मेहनत कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये रिवीजन तो आपके बोर्ड में भी काम आएगा। अगले वीक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा फिजिक्स का, कल हम आखिरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, अगले वीक खत्म। चलिए गुड बेटा, इतने अटेंड कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, अब ये आपको डिसाइड करना भाई आपकी स्थिति में, अगर आपका 11th अच्छा है या 12th अच्छा है, आपका कोई बैकलॉग वगैरह नहीं है तो भले मत करो, लेकिन आपका 11th है 12th, दोनों में से कोई भी एक पोर्शन बर्बाद है, इसलिए यहाँ तो मंजिल में आओ, प्रैक्टिस करेंगे। आइए, ये कह रहा स्लाइड 1 में रॉन्ग है, 4m होगा, क्या होगा बेटा 4m, 4m नहीं होगा, हमने मास ऑफ अल्फा कण ही लिखा है, 4m नहीं आएगा, m ही आएगा, m अल्फा, अल्फा कण का मास। तो देखो अपन क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का, रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण का समीकरण बनाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग सदिश इज इक्वल टू अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग कितना है 0 है, अंतिम संवेग सदिश अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये बाई का संवेग, इसका p बाई संवेग, ठीक है, p बाई का संवेग प्लस p अल्फा कण का संवेग बराबर 0, तो आप यहां से लिख सकते हैं p बाई का संवेग इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ p अल्फा कण का संवेग। ठीक है, माइनस क्यों बता रहे हैं, विपरीत दिशा में जाएंगे, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा। अगर हम परिमाण की बात करें तो परिमाण किसका, बाई के संवेग का बराबर होगा परिमाण किसके, अल्फा कण के संवेग। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बाई का संवेग इज इक्वल टू अल्फा कण का संवेग, अल्फा कण का संवेग। अब हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, अपन को पता है कि जो नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, मैंने लिखवाया था, वो उत्पादों की गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। देखो इसके पास तो गतिज ऊर्जा है नहीं, तो यहाँ पर जो ऊर्जा निकली है वो कहाँ जाएगी, इनको ही मिलेगी, इनकी गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो अपन, मैंने आपको लास्ट नंबर बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू, न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू उत्पादों की काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है, उत्पादों की काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है, क्यू वैल्यू किस रूप में होती है, उत्पादों की काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है। तो क्यू वैल्यू इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा का। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी अपन कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो Q इज इक्वल टू बेटा काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं P बाई स्क्वायर अपॉन 2m बाई, मास्टर जी क्या कर दिया, क्यों बे मास्टर, ओ मास्टर तूने जी क्या कर दिया, हमने करो अभी हम बताएगा, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, अपन सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है P स्क्वायर बाय 2m, ये मैं कई बार बता चुका हूं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है P स्क्वायर बाय 2m, और P स्क्वायर की वैल्यू अपन लिख सकते हैं P स्क्वायर बाय 2m, और P स्क्वायर की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रिलेशन होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है ये बात, अभी एक दो लेक्चर पहले भी बताया। तो Q इज इक्वल टू P बाई की जगह अपन लिख सकते हैं P किसका, अल्फा का स्क्वायर। मास्टर जी क्या किया, हमने कहा अभी बताता हूं मैंने जी क्या किया, देखो इधर नीचे तो 2m बाय है, 2m बाय है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब बेटा P बाय बराबर है किसके, P बाय बराबर है किसके, P अल्फा, P बाय P अल्फा बराबर है, तो P बाई की जगह मैं क्या लिख रहा हूं बेटा P अल्फा का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा इसकी जगह बेटा मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो Q वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, Q वैल्यू इज इक्वल टू P अल्फा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं P अल्फा का स्क्वायर, तो 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो हम अल्फा पार्टिकल के लिए लिखेंगे, तो कैसे लिखोगे, P स्क्वायर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ऐसा अपॉन 2m बाय प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अपना काम हो गया, अपना काम हो गया, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी अल्फा पार्टिकल की, क्यों के पदों में, तो पहले 2 से 2 तो बाबा टिल्लू कर दो, 2 से 2 बाबा टिल्लू करो, और यहां से क्या कर लो आप, यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बाहर ले लो,
बचेगा क्या, m ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय m ऑफ y प्लस वन। यही बता, यस सर यही बता। ध्यान दीजिएगा, अगले पन्ने पर चलते हैं। तो Q इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू था मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ y प्लस वन। तो Q इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, अल्फा पार्टिकल में कितने न्यूक्लियन होते हैं सर, 4 होते हैं। कितने न्यूक्लियन होते हैं, 4, तो इसको 4m लिख दें। और y में कितने न्यूक्लियन है, a-4 इनटू m प्लस वन। समझ गए, यह m क्या है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग अपने बराबर लेंगे। तो काटा कूटा मचाओ, m से m बाबा टिल्लू हो गया, तो Q वैल्यू इज इक्वल टू कितना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू यहां से बचा 4/a-4 प्लस 1। यहां पर आप एलसीएम लीजिए बेटा, एलसीएम बोले तो लघुत्तम लीजिए, तो ये कितना आ गया, पाई जान a-4 आया, a-4। ठीक है, इधर 4 प्लस a-4, फिर से काटा कूटा मचाओ, तो 4 से 4 बाबा टिल्लू हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अल्टीमेटली विल कम आउट एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये इधर चला गया, a बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a-4 अपॉन a इंटू क्यू। इस तरीके से आप इस रिजल्ट को चाहो तो याद रख सकते हैं, क्वेश्चन में काम आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें ज्ञात करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, तो Q वैल्यू क्या लिखा था अपने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ y कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इक्वल टू Q माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहां से आप y की भी काइनेटिक एनर्जी बेटा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को याद रख लो, Q वैल्यू आपने निकालना आता है, इस रिजल्ट को याद रखो तो अपना काम आसान हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा करेंगे, इसकी भी अल्फा की भी y की भी। Q वैल्यू कहां से लाओगे, हमने कहा देखो Q वैल्यू यहां से उठा लेंगे, यहां से Q वैल्यू निकालनी, मास डिफेक्ट इनटू c²। सवालों में ज्यादातर सीधे मास डिफेक्ट ही दे देते हैं, मास डिफेक्ट दे दिया इनटू c², क्या Q मान लिया, Q मिल गया आपको, रिजल्ट याद है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की इससे आ गया, y पार्टिकल की Q माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्या है, परमाणु क्रमांक जो भी नाभिक दिया हो, यूरेनियम दिया है 238 हो जाएगा, थोरियम दिया है 230 हो जाएगा, जो भी दिया हो आपको। चलिए अब बेटा अपन बात करते हैं बीटा डिके की, बीटा डिके। ठीक है, इसको कई बार इलेक्ट्रॉन इमिशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो बेसिक रिएक्शन, अब बेसिक रिएक्शन अपने आप याद रहेगी। देखो भगवान की कसम खा रहा हूं, विद्या रानी की कसम, हमको इसकी रिएक्शन याद नहीं है, लेकिन जो बेसिक्स है ना, चार्ज बैलेंस कराना, मास को कंपेयर कर लेना, उससे ही आपको बेसिक रिएक्शन याद हो जाएगी। हम कह रहे हैं बीटा डिके, ये मैंने बी क्या लिखा है, अच्छा बेसिक रिएक्शन लिखा था, बेसिक रिएक्शन। तो बीटा डिके इलेक्ट्रॉन इमिशन मतलब हमें निकलवाना है एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, कहां से निकालना है, नाभिक से। कहां से निकालना है, नाभिक से। तो हमने कहा चलो ऐसे सोचते हैं, नाभिक में दो ही चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो हमने सोचा कि ये तो प्रोटॉन है अपने पास, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, या न्यूट्रॉन है उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, अब प्रोटॉन किसमें बदल जाएगा, भूत में थोड़ी ना, न्यूक्लियन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बदल सकता है, न्यूट्रॉन। तो हमने कहा प्रोटॉन बदल गया न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन निकल गया, या हमने कहा यहाँ न्यूट्रॉन बदल गया किसमें, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन निकल गया। कौन सी रिएक्शन होना चाहिए, पहली वाली दूसरी वाली, दो ही संभावना है भाई। नाभिक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, नाभिक के अंदर या प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाए इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाए इलेक्ट्रॉन निकाल दे। चार्ज बैलेंस कर लो, कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, गधापंती मत करना। तुम हीरो हो बेटा, हीरो पंती किया करो, इंटेलिजेंट हो तुम, इंटेलिजेंट पंती किया करो। तुमने पागलपंती की, गधापंती की तुमने, तो बेटा मैं हूं क्यूट, मैं कूटापंती कर दूंगा तुम्हारी, कूटापंती। एक लिखने वाले सुपर डुपर गधे हैं। ये दिव्यांश तो बोथ लिख रहा है, दिव्यांश तो बोथ लिख रहा है, बोथ। अब चार्ज बैलेंस करके देखो ना, यहाँ पर चार्ज कितना प्लस का ही, इसके पास कोई चार्ज होता नहीं, यहाँ पर चार्ज कितना माइनस की, हमारा चार्ज बैलेंस ही नहीं हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, कैसे चार्ज बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखो चार्ज कितना जीरो, इस पर चार्ज कितना प्लस ही, इस पर चार्ज कितना होता है माइनस ही। हो, हमने कहा यहाँ पर भी चार्ज जीरो, यहाँ पर भी चार्ज जीरो है। बधाई हो, इक्वेशन 2 इज करेक्ट, इक्वेशन 2 इज करेक्ट। समझ गया बेटा, कैसे सोचोगे, नहीं तो एग्जाम में भूल जाते हैं ना, इसको अपन भूल जाते हैं। तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए बेटा, रिएक्शन ये होनी चाहिए कि एक नाभिक के अंदर उपस्थित एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाए और इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन है, प्लस ऊर्जा, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर हमें Q वैल्यू लिखना है, Q वैल्यू इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू c²। चलो बाद में बात करेंगे, ये बेसिक रिएक्शन। लेकिन बेटा क्या हुआ, काफी टाइम तक हम इस रिएक्शन को भी पढ़ते रहे, लेकिन इस रिएक्शन में कुछ कमियां हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हुई, लेकिन क्या होता है बेटा, लेकिन इस अभिक्रिया में विभिन्न भौतिक राशियां संरक्षित नहीं हो रही थी, कोणीय संवेग संरक्षण नहीं हो रहा था। अब भाई यहाँ पर कोई बाहरी बल नहीं है, तो कोणीय संवेग संरक्षण होना चाहिए। विभिन्न मतलब कई लिख लो, कई का मतलब कुछ भौतिक राशियां, कुछ भौतिक राशियां, जितनी ऊर्जा होनी चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं मिल रही थी। तो सब लोगों को लगता था, रिएक्शन सभी यही पढ़ते थे, पूरी दुनिया में सब लोग रिएक्शन पढ़ते थे, लेकिन जितनी ऊर्जा होनी चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं होती थी। कोणीय संवेग संरक्षण कराने नहीं होता था, इसमें एंगुलर मोमेंटम संरक्षित नहीं होता था, गड़बड़ होता था। तो लोग सोचते थे ना, इसमें कुछ तो मिसिंग है, देयर इज समथिंग गड़बड़ इन दिस रिएक्शन, देयर इज समथिंग गड़बड़। बट वो गड़बड़ क्या है ना, ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। गड़बड़ क्या है बेटा, वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे भाई। ओके, आ जाओ। तो बाद में बहुत समय बाद, अभी नया इस रिएक्शन में करेक्शन किया गया, या जो कर मिसिंग था, संरक्षित नहीं हो रही थी, अतः रिएक्शन
अतः यह निष्कर्ष निकाला गया, निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष पता नहीं, निकाला गया कि रिएक्शन में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, रिएक्शन में कुछ गड़बड़ है। ये निष्कर्ष निकाल दिया गया कि रिएक्शन में देयर इज समथिंग गड़बड़, रिएक्शन में देयर इज समथिंग गड़बड़। ठीक है, तो रिएक्शन में करेक्शन किया गया भाई साहब। देखो पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो, इधर उधर मत भटको। तो न्यूट्रॉन बदल दिया है किसमें, प्रोटॉन में, निकल दिया है क्या एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बदल दिया किसमें, प्रोटॉन में, निकल दिया एक इलेक्ट्रॉन, और साथ साथ एक पार्टिकल और निकलता है, इसको हम ऐसा बना देते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, प्लस क्या निकलती है, ऊर्जा। तो ये पार्टिकल एक मिसिंग था, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल वेक्टर नहीं है, म्यू है, म्यू, म्यू नहीं, न्यू है, न्यू, न्यू के ऊपर बार है। इस पार्टिकल का नाम था एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो था इस पार्टिकल का नाम। ये स्पेशल पार्टिकल, इस रिएक्शन में एक पार्टिकल और निकलता था जो हम मिस कर रहे थे, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। इस रिएक्शन में बेटा एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, याद ऐसे रखना, चलो याद रखने का तरीका, एंटी न्यूट्रिनो। अब पहली बार आपने नाम सुना होगा इसका, इससे पहले नाम सुना है क्या, जिसने सुना है थम्स अप पर वोट करना, एंटी न्यूट्रिनो, हमने तो पहली बार नाम सुना दिया, एंटी न्यूट्रिनो है। अब एक कौन है, एक कौन है, क्या है, कैसा है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये सारी चर्चाएं अपन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अलग अलग, जैसे अपन अभी बीटा डीके पढ़ रहे हैं, अभी अपन इलेक्ट्रॉन कैप्चर पढ़ेंगे, पॉजिट्रॉन एमिशन पढ़ेंगे और रिएक्शन पढ़ेंगे। तो कुछ रिएक्शन में निकलेगा पॉजिट्रॉन, सॉरी न्यूट्रिनो, और कुछ रिएक्शन में निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो, एंटी नहीं, एंटी प्लस बुला देती हैं, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो के बारे में कुछ बिंदु, ये है क्या, जान पहचान करते हैं अपन इसका, से किस गांव में पला बड़ा है, क्या खाता है, क्या पीता है। अच्छा, काफी लोगों ने सुना हुआ है। चलो, हम आधे बच्चों ने सुना है, आधों ने नहीं सुना, आधों को मैं सुना देता हूँ, मुझे सुनाना बहुत अच्छा लगता है। डिके का मतलब होता है बेटा क्षय, निशांत, डिके का मतलब क्षय होता है। आओ, तो इसका आवेश शून्य होता है, बेचारे पर आवेश नहीं होता है, यह ऊर्जा का कण है, ब्राह्म द्रव्यमान होता है, इसलिए तो पकड़ में नहीं आ रहा था, बेचारे के पास आवेश, आवेश हतनान है, द्रव्यमान हतनान है, कैसे पता चलेगा। आवेश होता, लोगों ने विद्युत क्षेत्र लगा के देखा कि कोई कण शायद छूट रहा हो, विद्युत क्षेत्र लगा दो, आवेश होगा तो बल लगाएगा, आवेश था ही नहीं। लोगों ने ग्रेविटेशन फील्ड लगा के देखा, कोई दूसरा फील्ड लगा के देखा कि द्रव्यमान होगा तो कुछ हरकत करेगा, द्रव्यमान ही नहीं था बेचारे को, ऊर्जा थी। और इसके पास मेन पॉइंट यह क्या था, इसके पास चक्रण कोणीय संवेग था, L बराबर प्लस माइनस 1/2 × h/2 है ना, जो कि न्यूक्लियॉन्स के पास होता है, न्यूक्लियॉन्स का इलेक्ट्रॉन वगैरह का कोणीय, चक्रण कोणीय, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ना, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, आप लोग क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। इसके पास फोटोन की तरह रेखीय संवेग, फोटोन के जैसा ही कण है, फोटोन पर आवेश होता है नहीं होता, फोटोन के पास द्रव्यमान होता है, फोटोन का भी द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, फोटोन के पास लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर तथा बीटा प्लस क्षय में न्यूट्रॉन निकलता है और बीटा माइनस क्षय में एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बीटा माइनस क्षय में क्या निकलता है, एनी, एनी नहीं है, एंटी है, एंटी, एंटी न्यूट्रॉन निकलता है, क्या निकलता है बेटा, एंटी न्यूट्रॉन। अब इन रिएक्शन पर हम अभी के करके आएंगे, यहाँ पर जो रिएक्शन है बीटा रिएक्शन, ये वास्तव में बीटा माइनस क्षय है, बीटा माइनस क्षय। और कहा नहीं जाए सवाल में, देखो दो बीटा डिके होते हैं, दो बीटा क्षय होते हैं, मतलब बीटा क्षय का मतलब बीटा कण निकलेगा, बीटा कण क्या करेगा, निकलेगा, बीटा कण क्या, इलेक्ट्रॉन मान लो, बीटा कण को क्या मान लो बच्चा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने लिखा भी इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो बीटा कण निकलेगा भाई साहब, बीटा कण निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा मान लो। ठीक है, तो सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, अगर बीटा पॉजिटिव है, अगर सिर्फ ये कहा गया सवाल में कि बीटा क्षय हो रहा है, ये नहीं बताया कि पॉजिटिव बीटा क्षय है या नेगेटिव बीटा क्षय है, तो बेटा हमें बाय डिफॉल्ट बीटा नेगेटिव क्षय लेकर चलना है, बाय डिफॉल्ट हमें यही वाला लेकर चलना है जो कि हमने पहले पढ़ा है, जो कि हमने पहले पढ़ा। बीटा प्लस अब हम आगे पढ़ेंगे, बीटा प्लस हम कब पढ़ेंगे आगे। तो अभी अपन देखें कि जो रिएक्शन हो जाएगी बीटा माइनस डिके रिएक्शन, बीटा माइनस डिके रिएक्शन, रिएक्शन। तो बेसिक रिएक्शन तो अपन ने पढ़ ली, बेसिक रिएक्शन तो पढ़ ली सर, एक बार और लिख दो ना तो याद रह जाएगी। याद हमने कहा देखो न्यूट्रॉन बदल गया भाई साहब प्रोटॉन में, ओके, का निकला एक इलेक्ट्रॉन जिसको अपन क्या कहते हैं, बीटा माइनस कण, क्या कहते हैं, बीटा माइनस कण मान लो, मतलब बीटा माइनस कण को इलेक्ट्रॉन जैसा मान लो, प्लस एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो प्लस ऊर्जा, प्लस ऊर्जा। ये तो बेसिक रिएक्शन है। अब किसी तत्व के लिए मान लीजिए कोई तत्व है, यहाँ पर Z है, यहाँ पर A होता है, यहाँ पर A होता है, इसने बनायो बेटा बाई, क्या बनायो बेटा, इसने बाई बनाई। ठीक है, यहाँ पर क्या निकला, एक बीटा माइनस कण निकला, प्लस एंटी न्यूट्रिनो निकला, प्लस ऊर्जा निकली। अब डिसाइड करो बेटा इसका Z और A, तो Z और A डिसाइड करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, ध्यान सुनना। न्यूट्रॉन बदल गया प्रोटॉन में, तो एक न्यूट्रॉन कम हुआ तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक न्यूट्रॉन कम हुआ एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो ए पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, ए क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। हमने कहा एक न्यूट्रॉन कम हो गया, एक न्यूट्रॉन मर गया, हमने कहा एक न्यूट्रॉन मरा है तो एक प्रोटॉन बन गया। मान लीजिए संसार में कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष हैं, सबकी संख्या 1000, सबकी संख्या मिला के 1000। अब क्या हुआ, एक पुरुष मर गया और महिला बन गई, एक पुरुष मर गया महिला बन गई, तो टोटल लोग कितने संसार में, हमने कहा 100 तो रहेंगे, 1000 ही तो रहेंगे। पुरुष मर गया पुरुष कम हुआ, महिला बन गई है, एक महिला बढ़ गई एक पुरुष कम हुआ, दोनों की टोटल संख्या टोटल 1000 ही रहेगी ना भाई, तो ये वही रहेगा। अब हमने क्या कहा ना, पुरुष मर गया तो पुरुष एक से घट गया, महिला एक जिंदा हो गई, मतलब महिला एक बन गई है, महिला एक बन गई तो महिला एक से बढ़ जाएगी। तो Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कम हुआ प्रोटॉन बन गया, अर्थात प्रोटॉन एक से बढ़ गया। प्रोटॉन क्या होता है, Z क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन बढ़ गया एक से। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है बबुआ, रिएक्शन लिख लोगे, लिख लोगे रिएक्शन कि रटोगे, रटोगे। तो इसमें मेन पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, मेन पॉइंट ए में कुल न्यूक्लियन की संख्या में कोई चेंज नहीं होता है, पॉइंट तो पॉइंट हो गए सर, ए में देयर इज नो चेंज, Z एक से इंक्रीज हो जाता है बबुआ,
जेड 1 से इंक्रीज हो जाता है। अगली रिएक्शन आ जाओ, अगली रिएक्शन बताओ। हमने कहा बीटा प्लस डिके, बीटा प्लस डिके, इसको लगभग अपन क्या कह देते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन जैसा। पॉजिट्रॉन इमिशन मतलब पॉजिट्रॉन निकल रहा है। सर पॉजिट्रॉन क्या होता है, हमने सुना ही नहीं। पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो हमने कहा पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन के जैसा कण बट इस पर आवेश होता है। पॉजिट्रॉन आपने तो सुना ही होगा, केमिस्ट्री इतनी पढ़ते हो। पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के जैसा कण, इलेक्ट्रॉन के जैसा कण, जैसा कण बट आवेश प्लस ई, आवेश प्लस ई। सर सर वो तो प्रोटॉन होता है ना, हमने कहा नहीं, प्रोटॉन का आवेश सेम होता है, सिर्फ जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा, इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। यहाँ द्रव्यमान सेम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन में ऐसा नहीं होता है, पॉजिट्रॉन समझ रहे हो बात को, कि प्रोटॉन समझ लेते हैं इसको, भैया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग अलग होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कैसा होगा, सेम होगा, सेम होगा। अब देखो बेसिक रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन तो हमने क्या कहा बेसिक रिएक्शन में बबुआ, बीटा प्लस डिके, ये पॉजिट्रॉन इमिशन, ठीक है। हमको क्या निकलवाना है, हमको क्या निकलवाना है, एक पॉजिटिव चार्ज निकलवाना है ना, क्या निकलवाना है, पॉजिटिव चार्ज, बीटा प्लस डिके, पॉजिटिव चार्ज निकलवाना है। तो हमने सोचा एक न्यूट्रॉन बदल जाए प्रोटॉन में, पिछली बार भी यही हुआ था, न्यूट्रॉन बदल गया प्रोटॉन में। हमने कहा न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदल दोगे तो यहाँ पर चार्ज कितना, जीरो, इस पर प्लस ई, इस पर भी प्लस ई, चार्ज बना लिया बेटा, हमने चार्ज बना लिया, चार्ज नहीं बना सकते, चार्ज बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर कितना प्लस ई है, इसमें भी कितना प्लस ई है, यहाँ पर चार्ज कितना है, जीरो, चार्ज बना सकते हो क्या, हलवा है चार्ज बनाना, ठीक है सर। तो रिएक्शन कैसे होनी चाहिए बेटा, रिएक्शन होनी चाहिए बबुआ, एक प्रोटॉन बदल जाए किसमें, न्यूट्रॉन में, ठीक है, ये प्लस पॉजिट्रॉन है ना, बीटा प्लस प्लस यहाँ निकलता है न्यूट्रिनो, ये कण कौन सा होता है, न्यूट्रिनो प्लस ऊर्जा, अच्छा प्लस ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज प्लस ई, इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर चार्ज प्लस, बरोबर है मास्टर, मास्टर मजो आ गया, मजो आ गया, ये रिएक्शन संभव है। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बोलो रटोगे क्या इसको, रटने का नहीं। अब देखो हमने कहा कोई एलिमेंट है x, इसका परमाणु क्रमांक z, परमाणु भार ये, x बदल गया y में। सर x y में क्यों बदला, हमने कहा अस्थायी होगा ना, x कैसा होगा, अस्थायी। तो अब देखो फिर से देखो, एक अब महिला पुरुष बन गई है, एक प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन बन गया, तो ए में कोई बदलाव होगा नहीं सर, एक प्रोटॉन मर गया, एक न्यूट्रॉन जिंदा हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन एक प्रोटॉन मर गया है, प्रोटॉन मर गया, न्यूट्रॉन आया, तो जो प्रोटॉन की संख्या है वो z होती है, z, वो तो एक कम हो जाएगी ना बबुआ, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, z-1, प्रोटॉन की संख्या बेटा z-1, ए में कोई चेंज नहीं हुआ, प्लस यहाँ पर बीटा प्लस कण प्लस न्यूट्रिनो प्लस ऊर्जा, है ना। यहाँ पर जो कण निकलता है इस केस में ध्यान देना, इस कण का नाम है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो वो एंटी न्यूट्रिनो, जिसके ऊपर बार लगा होता है वो एंटी न्यूट्रिनो, वो एंटी न्यूट्रिनो होता है। एक मैंने क्या पूछा था, कुछ तो पूछा ही होगा, ये बेसिक रिएक्शन हो गई। हम कहें क्यू वैल्यू, तो हमका क्यू वैल्यू तो बचपन से पता है, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, दिस इज द क्यू वैल्यू। अब हम बात करते हैं बीटा प्लस डिके के बाद व्हाट, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सर इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो देखो बेटा बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्यों होता है, ग्रहण नहीं, ग्रहण, पगले अमित गधे, कमेंट में टाइम पास कर रहे हो, एक भालो हो, एक भालो बिल्कुल भी हो ना। होता क्या बेटा, जो बड़े बड़े नाभिक होते हैं, देखो छोटे नाभिक, छोटे नाभिक, छोटा सा नाभिक है, न्यूक्लियस, चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का घूम रहा है, जिंग 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 जिंग, ऐसे घूमने दो, इलेक्ट्रॉन को कोई तकलीफ नहीं है, हम घूमेंगे, हम इधर घूमेंगे बढ़िया। बोर ने कहा था कि तुम्हारा घर है, गार्डन में घूमना बढ़िया। अब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, बड़े नाभिक, बड़े नाभिक का बड़ा नाभिक कैसा होगा, जैसे छोटा नाभिक, दिस इज स्मॉल न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस, दिस इज बड़ा नाभिक, बड़ा न्यूक्लियस, बड़ा नाभिक है, बड़ा नाभिक, चार्ज ज्यादा, Ze, चार्ज कितना प्लस का Ze, बड़ा नाभिक है, Z ज्यादा है, आकार बड़ा है, इसका आकार बड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन बा क्या कर रहे हैं, इधर ऐसे घूम रहे हैं कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन बा ऐसे घूम रहे हैं। अब देखो नाभिक में कैसा चार्ज होगा, सर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन छोटा नाभिक है, कम पॉजिटिव चार्ज। अब इसका ही नाभिक देखिएगा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी जीभ लपलपा रही होगी, हम इलेक्ट्रॉन को खा जाए, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है ना, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज बहुत टेस्टी लगता है, तो ये नाभिक है, नाभिक है ना, जैसे आपको पानी पूरी अच्छी लगती है ना, पानी पूरी। अब मान लीजिए आपका इधर मुंह है, आपके मुंह है, पानी पूरी घूम रही है, पानी पूरी घूम रही है, क्या खाने की कोशिश करोगे, तो नाभिक के लिए इलेक्ट्रॉन पानी पूरी हुई, पानी पूरी हुई, लेकिन दूर ज्यादा है ना, दूर ज्यादा, मुंह पहुंच नहीं रहा है, मुंह पहुंच नहीं रहा है, और इसका मुंह छोटा भी है, चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज, ताकत कम है इसकी। ये नाभिक बड़ा है भाई साहब, नाभिक बड़ा, चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। अब नाभिक बड़ा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो समझो ये मुंह इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा मुंह है, और पानी पूरी के पास में घूम रही है, पानी पूरी के पास में घूम रही है, टुप करके खा जाएगा, टुप करके खा जाएगा बेटा, क्या चबा जाएगा पानी पूरी को, ठीक है। तो नाभिक क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो बेसिकली टेक्निकली अपन क्या कहते हैं कि नाभिक का साइज बड़ा होता है, तो जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बहुत करीब होते हैं, और नाभिक के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन परिग्रहण। अब आप सोचो बेसिक रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन सोचना, इलेक्ट्रॉन को कौन खाएगा, नाभिक में दो लोग हैं, नाभिक में दो लोग हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चार्ज बैलेंस से तो अपन सोच ही सकते हैं, चार्ज बैलेंस तो भी करवाएंगे, वो तो होना ही चाहिए। अब आप ऐसे सोचो ना कि नाभिक में दो लोग हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन को कौन खाएगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा टेस्टी किसको लगता है? अरे जल्दी बोलो, लेट हो रहे हैं, सुबह पनवेल निकलना है यार। प्रोटॉन को लगता है। तो क्या करेगा? बेसिक रिएक्शन हम इसका लिखें, बेसिक रिएक्शन। एक प्रोटॉन होगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा, और क्या बना लेगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्लस यहाँ पर भी जो पार्टिकल निकलता है वो न्यूट्रिनो। कौन सा? न्यूट्रिनो प्लस ऊर्जा, प्लस ऊर्जा। ये कह रहे बोथ। गधे हो तुम, बोथ कह रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता ज्यादा टेस्टी किसको लगता है पानी पूरी? प्रोटॉन। चार्ज बैलेंस करके भी देख लो भाई साहब, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। यहाँ पर भी न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज है। चार्ज बैलेंस भी हो रहा है ना, वहाँ से भी एक्सप्लेन हो रही है ना रिएक्शन। सर आप खान सर को भी फेल, तो इंटरेस्टिंग कैसा कर रहे हो बेटा? खान सर इंसान नहीं, भगवान है भगवान। चलो तो ये सीन हो गया बरोबर। अब हम रिएक्शन बनाते हैं इसका। ये हुई गवा एक्स, इधर जेड और इधर ए इज इक्वल टू, ए है बाय प्लस का निकला इधर। अच्छा इसने कुछ खाया भी तो है, इलेक्ट्रॉन खाया, इधर का निकला है बबुआ बाई और प्लस न्यूट्रिनो और प्लस ऊर्जा, क्यू वैल्यू कह देते हैं, क्यू वैल्यू। ठीक है अब सोचो, प्रोटॉन बदल गया न्यूट्रॉन में, एक प्रोटॉन मर गया एक न्यूट्रॉन जिंदा हो गया एक प्रोटॉन मर गया एक न्यूट्रॉन जिंदा हो गया, तो कुल जनसंख्या तो नियत ही रही ना, ए का मान नियत, ए का मान नियत। ठीक है अब प्रोटॉन बदल गया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मर गया ना, मतलब एक जेड कम हो गया, तो इधर जेड माइनस वन, जेड माइनस वन। अब देखो कई बार कंफ्यूजन, ये तो रिएक्शन हो गई कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार कंफ्यूजन क्या होता है बेटा कि कब न्यूट्रिनो निकलेगा कब एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो आप सोचना एंटी मतलब नेगेटिव, एंटी मतलब नेगेटिव, तो एंटी न्यूट्रिनो नेगेटिव चार्ज के साथ निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो किसके साथ निकलेगा? पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं निकलेगा। एंटी मतलब समझ लो नेगेटिव, हम तुम्हारे एंटी हैं मतलब तुम हमसे नेगेटिव हो, हम तुम्हारे कट्टी हैं मतलब तुम हमसे नेगेटिव हो, कट्टी एंटी बेमंटी ये सभी कई चीजें हैं, एंटी है ना। तो जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो एंटी न्यूट्रिनो। तो देखना देखना तीनों रिएक्शन देख के आते हैं जल्दी से। हमने कहा इधर इधर का निकल रहा है, देखो इस साइड है ना न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, उत्पाद में है ना न्यूट्रिनो हो या एंटी न्यूट्रिनो दोनों है उत्पाद में। तो हमने कहा ओ नेगेटिव नेगेटिव मतलब एंटी, एंटी नेगेटिव मतलब एंटी। अब अगले में देखो, अगले में ओ कहां, अरे कहां, ओ हो ये तो वही रिएक्शन है ना, नेगेटिव मतलब एंटी, नेगेटिव मतलब एंटी, ऊपर बार लगाए नेगेटिव मतलब एंटी। यहां पर देखिए नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो एंटी भी नहीं होगा, एंटी भी नहीं होगा, न्यूट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन निकलेगा। इधर देखो, इधर देखो, इसमें देखिए उत्पाद में, इधर नहीं देखना है क्योंकि इधर तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, ना इधर न्यूट्रॉन है एंटी न्यूट्रॉन, वो कहां निकलता है? उत्पाद में। उत्पाद में देखो नेगेटिव है क्या? नेगेटिव है क्या? नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं, एंटी नहीं, नेगेटिव नहीं तो एंटी नहीं, नेगेटिव नेगेटिव के साथ एंटी आएगा, नेगेटिव के साथ क्या आएगा? एंटी। याद रख लेना ये बात को। अच्छा अब मैंने गामा क्षय नहीं बताया, रेडियो सक्रिय क्षय है ना, कौन कौन से होते हैं? अल्फा क्षय, अल्फा क्षय भैया मास्टर मास्टर तूने बता दिया, अल्फा क्षय मास्टर तूने बता दिया, बीटा क्षय मास्टर तूने बता दिया। बीटा दो क्षय होते हैं, बीटा प्लस या बीटा माइनस, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि बीटा प्लस या माइनस, तो बीटा माइनस लेके चलेगा, ये डिफॉल्ट वाला है, कुछ ना कहा जाए तो डिफॉल्ट वाला। डिफॉल्ट मतलब बोला ना जाए कि बीटा प्लस है ना, यदि बताया ना जाए किस में? सवाल में कि बीटा प्लस, बीटा माइनस या बीटा प्लस, तो बीटा माइनस लेने का, बीटा माइनस गामा क्षय, गामा क्षय। तो ये कह रहा है दोस्त साहिल, यूनिक साहिल कह रहा है कि सर मंजिल आईटी बॉम्बे कैसे जाएं? दो तरीका है, एक तो पढ़ाई करो मेहनत करो, आईटी बॉम्बे पहुंच जाओगे। पिछले साल भी लोग गए, आप भी पहुंचोगे। पढ़ाई करो मेहनत करो दिमाग यूज करो। दूसरा तरीका है ना बेटा, तुम किसी बंगाली लड़की से दोस्ती कर लो, उसको जादू आता है, और ऐसी लड़की से दोस्ती करना जिसको सिर्फ काला जादू नहीं सतरंगी जादू आता हो, सतरंगी जादू। उससे कहना क्यों दोस्त मुझे तोता बना दो, तो तुम्हें तोता बना दी, उड़ के चले जाना आईटी बॉम्बे। बेवकूफ आदमी, मेरी उम्र बीत गई, बाल सफेद हो गए, तुम्हारी साल बीत गई, कैसे कैसे जा सकते हो आईटी बॉम्बे? पढ़ लिख के जाओगे ना भाई, पढ़ लिख के जाओगे आईटी बॉम्बे, तोता बन के थोड़ी ना जाओगे बेवकूफ। किसी भी बेटा अच्छी जगह ना मेहनत करके ही जाते हैं, तो मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पहुंच जाओगे। कैसा करते हो यार? सर गामा क्षय क्या होता है? गामा क्षय कुछ नहीं होता, चलो इधर ही बता देते हैं। गामा क्षय, गामा तो मतलब गामा क्षय, गामा डिके। तो गामा डिके में बेटा कछुना हो गया, एक ये होता है नाभिक एक्स है ना, ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट बहुत अस्थायी होता है, अस्थायी तो बेटा सभी होते हैं, ये अस्थायी होता है। तो ये क्या करता है, इधर इसका जेड, इधर इसका जेड, इधर इसका ए, बन गया भाई सब भाई, ना तो ए बदला ना जेड बदला, ना ए बदलता है ना जेड बदलता है, यहाँ गामा रे निकल जाता है, ऊर्जा की, गामा मतलब ऊर्जा, गामा क्या होता है? ऊर्जा की किरण होती है, ऊर्जा निकल जाती है। रेडियो सक्रिय का नियम। अब देखो इन किरणों में थोड़ी सी और बात कर देते हैं, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता, दो चीजें और, दो राशियों की तुलना और की जाती है, इसको हम कहते हैं भेदन क्षमता, और दूसरी होती है बेटा आयनन क्षमता, आयनन क्षमता। तो बेटा भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है गामा की, फिर बीटा की और फिर अल्फा की। अल्फा की भेदन क्षमता सबसे, भेदन क्षमता का मतलब होगा किसी पदार्थ के कितने अंदर तक जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक लकड़ी है, उदाहरण के तौर पर है ना, एक लकड़ी का ब्लॉक है बहुत बड़ा, या किसी भी पदार्थ का एक ब्लॉक है, उस पदार्थ में हम अल्फा बीटा गामा कण फेंक के मारे, अल्फा बीटा कण निकल के उसके अंदर घुसे, तो सबसे अंदर तक कौन घुस पाएगा? सबसे ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेशन कौन कर पाएगा? तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। आयनन क्षमता, आयनन क्षमता का क्रम उल्टा होता है, आयनन क्षमता सबसे ज्यादा हो वैसे अल्फा की, फिर बीटा की, और सबसे कम आयनन क्षमता हो वैसे गामा की। याद रखना बेटा।
अब हम बात करते हैं रेडियो सक्रियता का नियम। रेडियो सक्रियता का नियम, तो रेडियो सक्रियता का नियम है ना, ये लिखना नहीं है, ऐसे समझ लो, रेडियो एक्टिविटी। तो पहले तो कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हैं कि रेडियो सक्रिय क्षय अल्फा बीटा गामा विकिरणों के स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया है। यह बाह्य परिस्थितियों जैसे ताप दाब विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, नाभिक है और नाभिक होता है बहुत ढीठ, वो किसी की नहीं सुनता है, उसको जो करना होगा वही करेगा। अब जो नाभिक अभी बैठा था उसने अल्फा का उत्सर्जित किया, एक बार अल्फा का उत्सर्जित किया 30 सेकंड के अंतराल में। अब लोग बैठ के इंतजार करें कि अभी फिर से 30 सेकंड के अंतराल में अल्फा का उत्सर्जित करेगा। नाभिक का मन नहीं होगा ना, हो सकता है 2 दिन तक अल्फा का उत्सर्जित नहीं करे, फिर हो सकता है 2 दिन के बाद 10 सेकंड में ही 5 अल्फा का उत्सर्जित कर दे। तो हम नाभिक से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि नाभिक अल्फा का उत्सर्जित करो या नहीं करो, हम कुछ भी ताप बढ़ा दें दाब बढ़ा दें कुछ और परिवर्तन कर दें, नाभिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। नाभिक अपना मर्जी का मालिक होता है, इसका मालिक अपनी मर्जी का मालिक होता है नाभिक। तो अल्फा बीटा गामा विकिरणों के स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया है, यह बाह्य परिस्थितियों जैसे ताप दाब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि द्वारा नहीं होती है, इनके द्वारा प्रभावित बेटा नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी क्षण रेडियो सक्रिय विघटन की दर उस क्षण उपस्थित रेडियो सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, देखो रेडियो विघटन की दर, रेडियो विघटन की दर इसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, होता क्या है बेटा, होता क्या है समझना है ना। एक कोई हमने कहा परमाणु लिया एक्स, तो यहाँ पर एक्स के बहुत सारे परमाणु हैं, एक्स के बहुत सारे परमाणु, एक थोड़ी ना होगा। हमने कोई पदार्थ ले लिया यूरेनियम ले लिया, तो क्या एक यूरेनियम का परमाणु होगा क्या? हम कहेंगे नहीं, यूरेनियम के बहुत सारे परमाणु हैं। टोटल परमाणु कितने हैं? टोटल एटम या टोटल नाभिक कह दो, क्योंकि जितने नाभिक होंगे उतने ही एटम होंगे और जितने एटम होंगे उतने ही नाभिक। टोटल एटम इनिशियली कितने बेटा? n नॉट है। अब क्षय होगा, क्या होगा बेटा? क्षय होगा मतलब डिके होगा, डिके होगा तो इधर बाई बनेंगे, बाई बनना स्टार्ट होगा, बाई बन रहा है, ये क्षय हो रहा है बेटा, ये डिके हो रहा है और बाई ये बन रहा है, बरोबर। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं इसके क्षय होने की दर बराबर इसके बनने की दर। कोई कहे बाई किस दर से बन रहा है, हम कहा बाई किससे बन रहा है? अल्फा से। तो जिस दर से अल्फा क्षय होगा उसी दर से बाई बनेगा। समझ रहे हो बेटा बात को? अब वही बात है ना कि x बदल रहा है बाई में, अब 10x बाई में बदल गए तो x कितने घट गए? 10, बाई कितने बन गए? 10, x बाई में बदल रहा है ना। हमने कहा 1000 x बाई में बदल गए तो x कम हो जाएंगे 1000, बाई बन जाएगा 1000, बाई बन जाएगा कितना? 1000। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं माना किसी समय x के बचे हुए नाभिकों की संख्या, नाभिकों की परमाणुओं की संख्या n है, तो किसी समय मतलब समय t पर, तो रेडियो एक्टिविटी के नियम से, बबुआ हम क्या कहते हैं? कौन सी पीपीटी? सही, रेडियो एक्टिविटी के नियम से बबुआ हम क्या कहते हैं? हम बहुत बढ़िया कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि जो विघटन की दर है, बेघे अलग से लिखता हूं, विघटन की दर, x के विघटन की दर, ठीक है, ये समानुपाती होती है x के बचे हुए नाभिकों के, ठीक है, x के बचे हुए नाभिकों के, बरोबर। तो विघटन की दर हम कह रहे हैं माइनस dN/dt। ठीक है, अच्छा, विघटन की दर को बेटा हम एक्टिविटी भी कहते हैं। जो विघटन की दर होती है ना बेटा, इसको हम एक्टिविटी भी कहते हैं, सक्रियता। मैं यहां पर लिख देता हूं, नोट, विघटन की दर को सक्रियता भी कहते हैं। या सक्रियता वास्तव में क्या होती है? नाभिक की सक्रियता क्या होती है बेटा? विघटन की दर। ठीक है, अब विघटन की दर क्या लिखेंगे? माइनस dN/dt। इसी को अपन क्या कहते हैं? सक्रियता, आर, एक्टिविटी। इसी को क्या कहते हैं? आर, जहां पर आर क्या है बेटा? एक्टिविटी, सक्रियता, या अपन इसको क्या कह देते हैं? एक्टिविटी, क्या कह देते हैं बेटा? एक्टिविटी कहते हैं। चलिए आएंगे हम इस बात पर आएंगे। अच्छा सर माइनस क्यों लगा दिया? पगलेट मास्टर, बेटा विघटन हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर विघटन मतलब घट रहा है, विघटन मतलब डिके, तो एन कम हो रहा है इसलिए हमने माइनस लगाया। तो रेडियो एक्टिविटी सक्रियता के नियम से बेटा क्या कहा जा रहा है? जो विघटन की दर है माइनस dN/dt, विघटन की दर माइनस dN/dt, ये समानुपाती है किसके? बचे हुए नाभिकों की संख्या, जो हमने कितनी मानी हुई है? n। अब हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जब समानुपाती का चिन्ह हटाया गया तब तक नियतांक है, तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लैम्डा को अपन क्या कहते हैं बेटा? क्षय नियतांक, कांस्टेंट है, क्षय नियतांक। समानुपाती का चिन्ह आता है तो कांस्टेंट आता है, इसको कह दिया क्षय नियतांक। अब देखो इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख लेंगे? इसको लिख लो dN/n इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dt, विद द माइनस साइन, माइनस लैम्डा इनटू dt। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? n। हमें वास्तव में क्या निकालना है? किसी समय पर बचे हुए नाभिकों की संख्या, है ना? x घट रहा है, किसी ने कहा 2 घंटे बाद कितने बचे, 3 घंटे बाद कितने बचे, 6 घंटे बाद कितने बचे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ये dn है, हमें n निकालना है तो उसका समाकलन कर देंगे, dN/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू t। अब यहाँ पर बेटा हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे समय t बराबर 0 से t बराबर t पर। यहाँ t बराबर 0 पर नाभिकों की संख्या कितना? n नॉट। समय t बराबर t पर नाभिकों की संख्या कितनी? n। मैंने बोला था कि प्रारंभ में टोटल एटम, इनिशियली मतलब प्रारंभ में, नोन मत पढ़ लेना इसको, n नॉट, t बराबर 0 पर, प्रारंभ का मतलब हो गया बेटा t बराबर 0 पर, और समय t पर नाभिकों की संख्या कितनी है? n है। समय t पर बेटा नाभिकों की संख्या कितनी? n। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ गया? log ऑफ
एन लिमिट एन टू एन नॉट और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ गया, ये टी कौन लिख गया, माइनस लैम्डा इंटू टी, माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। यहाँ पर भी लिमिट लगा दो, लो जीरो से टी का फर्क है, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ लिमिट लगाओ तो ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट है, ऊपर वाला एन है बेटा, नीचे वाला एन नॉट है, तो एन अपॉन एन नॉट लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा दी, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। अब हमको एन चाहिए तो हमको ये हटाना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी ना, यहाँ से हमने क्या किया, एंटी लॉग है ना, एंटी लॉग लिया है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची है, एन अपॉन एन नॉट, उसी तरह से लिख देता हूँ, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, एन बचे हुए नाभिकों की संख्या पर लिख लेंगे एन नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। बोलो बबुआ, बोलो बबुआ, कौन दिक्कत हुआ, तो किसी समय टी पर एक्स के बचे हुए नाभिकों की संख्या, ध्यान देना ये एन क्या है, एक्स के बचे हुए नाभिकों की संख्या, बी केयरफुल, नाभिकों की संख्या, एक्स के बचे हुए नाभिकों की संख्या है, तो विघटित कितने हो गए, एन नॉट माइनस एन, विघटित कितने हो गए बेटा, एन नॉट माइनस एन। एक सेकंड, नेक्स्ट सेक्शन, कौन सा सेक्शन, हम्म, चलिए ये मिल गया, तो भाई जैसे ये मिल गया ना, अब इस रिलेशन से अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये क्या है, बचे हुए नाभिकों की संख्या, ठीक है, हम क्या बचे हुए बचा हुआ द्रव्यमान, अगर हम इसको द्रव्यमान के पदों में लिखना चाहें, द्रव्यमान के पदों में, तो द्रव्यमान के पदों में भी यही आ जाएगा कि बचा हुआ द्रव्यमान m इज इक्वल टू m नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, माइनस लैम्डा इंटू टी। तो भाई मान लीजिए, मतलब सिंपल चीज है, जितने नाभिक कम होंगे, नाभिक जिस हिसाब से कम होंगे द्रव्यमान भी उसी हिसाब से घटेगा। हमने कहा किसी समय आधे नाभिक घट गए, आधे घट गए, तो उनका द्रव्यमान भी तो आधा चला गया, द्रव्यमान भी कितना घट गया, आधा घट गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो बबुआ क्या करें, क्या करें, और क्या करोगे दोस्त, ये एन है, ये एम नॉट है, चलिए मूल में होगा तो मूल में भी यही होगा, मूल भी यही होंगे, कितने मूल बचे, अब भाई हमने कहा शुरुआत में 100 मूल थे, आधे घट गए, तो कितने मूल बचे, आधे बचे, है ना। अब देखो इसमें एन ए से भाग दे तो मूल बन जाएगा, नाभिकों की संख्या में या परमाणुओं की संख्या में एवोगैड्रो संख्या से भाग दे तो क्या बन जाएगा, मूल बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पर एक नोट डालना, नोट डालना, ठीक, चलो हम आगे डालेंगे बेटा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना बेटा, नोट, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोबेबिलिटी बेस्ड, प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिएक्शंस होती हैं, बेस्ड रिएक्शंस सब प्रायिकता बेस्ड, है ना। ऐसा नहीं है कि अपन ने यहाँ से जो n का मान निकाला वो एग्जैक्टली सही हो, ये n का जो मान होता है किसी समय पर बचे हुए नाभिकों की संख्या, ये प्रोबेबल वैल्यू होती है, प्रायिक मान होता है, ठीक है। तो जो n होता है, n का मान, n का मान प्रायिक, प्रायिक मान होता है, n का मान प्रायिक मान होता है, कि अधिकतम संभावना है इसकी कि किसी समय के बाद इतने नाभिक बचे होंगे। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए हमने कहा कि हमने एक सैंपल लिया जिसमें x है ना, एक x का नमूना लिया, ठीक है, दो लोग थे, दो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोगों के नाम नहीं रखूंगा मैं, नाम नहीं बोल रहा हूँ, तुम दुष्ट हो, ठीक है। इसके पास मान लीजिए कितने थे 100x, इसके पास भी x के मॉलिक्यूल कितने थे 100 थे, इसकी रिएक्शन हुई, ठीक है, तो n का मान किसी समय के बाद कितना रहेगा, 70x रहेगा, n का मान कितना रहेगा, 70x, सेम टाइम पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया दोनों ने। अब जरूरी नहीं है भाई कि इसके भी जो x है वो 70x ही बचे हों, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, प्रायिक प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिएक्शंस होती हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिएक्शंस होती है, प्रायिकता बेस्ड रिएक्शंस होती है, ठीक है। हो सकता है इसके घट के कितने रह गए 70, इसके पूरे 100 के 100, इसके पूरे 100 के 100, इसके घट के रह जाए बेटा 10, लेकिन इसके पूरे 100 के 100 बने रहे या 90 बने रहे। ऐसा होता क्यों है, देखो भाई ये जो नाभिक है, नाभिक या परमाणु है, इनमें दिमाग तो होता नहीं है कि हमें इतनी देर में घटना है, इतनी देर में हमें घटना है, डिके होना है, दिमाग तो होता नहीं है, ऐसे ही रखे रखे हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए, हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए, प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिएक्शंस होती हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आता है अर्ध आयुकाल, इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इंपॉर्टेंट टर्म होता है अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल की बेटा परिभाषा यह है, वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के नाभिकों की संख्या आधी रह जाए, प्रारंभिक की आधी रह जाए या प्रारंभिक की आधी क्षय हो जाए, या प्रारंभिक की आधी क्षय हो जाए, क्षय हो जाए, अर्ध नाम से समझ में ना, आधी आयु क्षय हो जाए, प्रारंभिक की आधी बच जाए या आधी क्षय हो जाए, समझ गया ना। हमने कहा आधे क्षय हो गए तो उनके बचे कितने, आधे, हमने कहा आधे बचे हैं तो क्षय कितने हो गए, आधे भैया, है ना, 100 सिपाही थे 100, हमने कहा आधे बचे तो कितने शहीद हो गए, आधे,
हमने कहा आधे शहीद हो गए तो बचे कितने आधे। तो वह समय अंतराल जिसमें रेडियोसक्रिय पदार्थ के नाभिकों की संख्या प्रारंभ की आधी रह जाती है या आधी क्षय हो जाती है, उसे उस समय को अपन क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल। तो देखो अर्ध आयुकाल का मान निकालना, अर्ध आयुकाल का मान निकालते हैं। तो हम देखें अगर टी बराबर कितना है, अर्ध आयुकाल, इसको हम लिख देते हैं टी हाफ, तब एन, तब बचे हुए नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन नॉट बाय प्रारंभिक का आधा। तो हमारे पास रिलेशन है एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इनटू टी। अब एन की जगह कितना भाई साहब, एन नॉट बाय 2 इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा, टी की जगह अपन क्या लिख देगा, टी हाफ लिख देगा। टी की जगह क्या लिख देगा बबुआ, माइनस लैम्डा, टी की जगह क्या लिख देगा, टी हाफ लिख देगा। एन नॉट से एन नॉट बाबा टिल्लू हो जाएगा, 2 का पावर -1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इनटू टी हाफ बचेगा, टी हाफ बचेगा। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग एट बेस ई लेने पर, लॉग लेने पर तो लॉग ऑफ 2 -1 आगे आ गया, और लॉग लेंगे तो बेटा घात आगे आ जाती है, घात आगे जाती है, तो माइनस लैम्डा इनटू टी हाफ लॉग ऑफ ई एट बेस ई। तो भाईजान इसका वैल्यू हो गया 1, इससे हो गया बाबा टिल्लू, तो इधर से क्या बचा है, log ऑफ 2 इज इक्वल टू लैम्डा इनटू टी हाफ, लैम्डा इनटू टी हाफ, ठीक है। तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना है, टी हाफ इज इक्वल टू कितना, ln2 बाय लैम्डा, ln2 या log 2 बाय लैम्डा, log 2 मैं नहीं log 2 एट बेस ई बाय लैम्डा, ln2 बाय लैम्डा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड टी हाफ। लैम्डा क्या बेटा, अच्छा नहीं आता। टी हाफ को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log 2 का वैल्यू 0.693 होता है अपॉन लैम्डा। कुछ बच्चे अभी शुरू हो जाएंगे कि सर नहीं log 2 का वैल्यू 2.303 होता है, ठीक है बेटा, वो केमिस्ट्री में होता है, इट हैपेंस इन केमिस्ट्री। नहीं 2 पॉइंट नहीं, मतलब कुछ ऐसे ही होता है, 0.3010, log 2 का मान होता है 0.3010, वो भी केमिस्ट्री में होता है ना, फिजिक्स में नहीं होता है। फिजिक्स में इन द सेंस वो log एट बेस 10 होता है, ये log एट बेस e है। अब देखो बेटा ज्यादातर सवालों में ना हमें लैम्डा नहीं देते हैं, क्या दे देते हैं, टी हाफ, कहते हैं ये टी हाफ लो खेलो, तो हम कहा ओ माय गॉड तुम टी हाफ दोगे, ठीक है। तो हम कहते हैं n का मान, मतलब बच्चों के नाभिकों की संख्या, मान टी हाफ ये पदों और इसमें कैलकुलेशन भी बेटा आसान रहती है, इसलिए ये चीज एम फर्स्ट हैंड है, कैसी है, एम फर्स्ट हैंड। आओ आओ आओ। तो हम क्या कहते हैं दोस्त, क्या कहोगे, मैं तुम्हें हिम्मत कहाँ कुछ कहने की, तुम डरपोक हो, डरपोक ये बात मत कहना। हिंदी मीडियम वाले चीते कभी डरपोक नहीं होते हैं, डरपोक नहीं डरपोक होता है, डरपोक हमारे यहाँ कहा जाता है, क्या तुम डरपोक होगा ऐसा। चलिए तो भाई साहब ये हो गया, माइनस लैम्डा यहाँ बना रहने दो, टी हाफ की जगह क्या लिख सकते हैं, ln2 बाय लैम्डा। ओ माय गॉड मास्टर तुम पेज हो गया, टी हाफ की जगह सही टी हाफ होता ही नहीं, ये टी होता है, टी क्या होता है भैया, टी होता है, तो माइनस बना रहने दो, ठीक है। लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस बना रहने दो, यहाँ टी लिख दो, टी लिख दो, है ना। अब लैम्डा की जगह देखो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की जगह भाई, लैम्डा की जगह यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू ln2 बाय टी हाफ, टी हाफ को लाना है, लैम्डा को गायब करना है ना, टी लैम्डा इक्वल टू ln2 बाय टी हाफ, log 2 बाय टी हाफ। तो ये हो गया log 2 अपॉन टी हाफ, अपॉन टी हाफ, ध्यान देना बस एक लाइन की कैलकुलेशन है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो ये कितना हो गया, e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ, माइनस टी अपॉन टी हाफ, और ये कितना आ गया, log ऑफ 2 आ गया। अब log की प्रॉपर्टी घात को ऊपर कर दो, log की प्रॉपर्टी घात को ऊपर कर दो, ऊपर ले जाओ तो n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e टू दी पावर log ऑफ 2 एट बेस e और माइनस टी बाई टी हाफ, माइनस टी बाई टी हाफ हो गया। अब भाई साहब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। आपको याद है कि हम कहें a log ऑफ x एट बेस a, इसकी वैल्यू कितनी होती है, a की घात, इसकी वैल्यू बता दो कितनी आएगी। हम नहीं खेल रहे, तुम गणित के विद्यार्थी हो, गणित के हमें तो कुछ नहीं याद गणित में, आप आलिया को भूल गए बेटा, स्नेहा कैसी बातें कर रहे हो भाई की, हाउ इट कुड बी पॉसिबल, असंभव बात है ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये अनपॉसिबल है बेटा, अनपॉसिबल। शब्द ही एडजस्ट नहीं करता ऐसा, तो x होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो आप देखो e log e है ना, ये इधर बचा, इसका वैल्यू कितना, इसको हम 1 कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं 1, मैं वही कर रहा हूँ, इसको हम हटा देते हैं या कह दो 1 कर दो, जो भी आप कहना चाहो, जो भी कहना, x बचता है। तो माय डियर फ्रेंड्स अब इसके बाद मैं चल रहा हूँ यहाँ जा रहा हूँ मैं, n अपॉन n नॉट, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस टी बाई टी हाफ। तो n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू, इसको 1 अपॉन 2 कर दूं, सर कर दो, t अपॉन टी हाफ। अरे मास्टर मजा आ गया, मजा। तो ये रिलेशन हो गया t और t हाफ में, लैम्डा को हमने सल्टा दिया, लैम्डा को गायब कर दिया। मास में लिखना चाहो तो m अपॉन m नॉट, m अपॉन m नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 t बाई टी हाफ, t बाई टी हाफ, ठीक है, ऐसा ऐसा। अब देखो बेटा एक चीज हमने यहाँ पर और रह गई, जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी। क्या कहते थे बेटा, एक्टिविटी, एक्टिविटी। अच्छा बेटा ये तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो कैलकुलेशन ही है, बस ये 1 अपॉन 2 आ गया। तो e की घात से, e की घात से बेटा 1/2 सॉल्व करना आसान है ना, e की घात हम कहें 5 निकालो, हमने कहा 1/2 की घात 5 निकालो, क्या आसान है, e की घात 5 आसान है या 1/2 की घात 5 आसान है, सर 1/2 की घात 1/32 हो जाएगा, e की घात 5 हमको कैलकुलेटर लगेगा, इसलिए हम 1/2 में खेला करेंगे। एक्टिविटी मातृभाषा में कहते हैं सक्रियता, सक्रियता, सक्रियता। ये क्या होती है, हम इसको कहते हैं, इसकी इकाई होती है इवेंट पर सेकंड, है ना, इसकी इकाई, और इकाइयों की चर्चा करेंगे। इकाई अपन क्या कहते थे, इवेंट पर सेकंड, या हम कह सकते हैं डिके पर सेकंड, क्षय पर सेकंड, क्षय पर सेकंड, ठीक है। मातृभाषा में कहें तो घटना पर सेकंड, घटना पर सेकंड ना, तो कभी इकाई से कम आ जाता है। तो ये होता है बेटा
ये एक्टिविटी क्या होती है बेटा? विघटन की दर, क्षय की दर। विघटन मतलब क्षय की दर, क्षय की दर। इसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे, एक्टिविटी कहते हैं क्षय की दर। ठीक है, ये क्या होती है बेटा? क्षय की दर। तो क्षय की दर आर बराबर कितना? माइनस डी एन बाई डी टी। आर बराबर कितना हो गया? माइनस डी एन बाई डी टी हो गया। नहीं अब ये कितना हो गया? माइनस डी एन बाई डी टी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है अमित, अमित जी बिल्कुल सही बात है। हाँ अगर मैं, सॉरी बेटा आपको चाय पिलाना फिर भूल गया मैं, पापी हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया, बस खत्म बात, सर खत्म बात। अच्छा सर एक चीज बताओ ना, आपने माइनस डी एन बाई डी टी वगैरह कुछ लिखा था ना, तो हमने कहा था हाँ एन लैम्डा, लैम्डा इंटू एन, लैम्डा इंटू एन। हमने ये भी लिखा था, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। जानते हो क्या? नहीं सर जानते हैं, माइनस डी एन बाई डी टी बराबर एन लैम्डा। ठीक है, तो एक्टिविटी आर इज इक्वल टू, सर ये कहाँ से जानते हैं? हमने परिभाषा से ना, यहीं से शुरुआत की थी, यहीं से शुरुआत की थी, है ना? ये याद नहीं करना, बस याद दिला रहा हूँ मैं हमने यूज कर लिया, लिखना नहीं है उसको, मतलब याद नहीं रखना उसको, रख लो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आर इज इक्वल टू कितना हो गया? एन इंटू लैम्डा, है ना, या लैम्डा इंटू एन, लैम्डा इंटू एन। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है, आर बराबर एन लैम्डा, आर बराबर एन लैम्डा। हम क्या है? आर नॉट, आर नॉट बराबर, तो हम क्या? लैम्डा इंटू एन नॉट। हम कहा ये मास्टर आर नॉट क्या है? आर नॉट, तो हमने कहा एन नॉट क्या है? आपने कहा एन नॉट है प्रारंभिक नाविकों की संख्या, तो हमने कहा आर नॉट है प्रारंभिक एक्टिविटी, प्रारंभिक एक्टिविटी, प्रारंभिक एक्टिविटी। ये समय टी पर एक्टिविटी है, ये प्रारंभिक एक्टिविटी है। तो अब देखना भाई, सर देख ही तो रहे हैं तब से। आर इज इक्वल टू, हमने कहा लैम्डा इंटू एन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब सुनो सुनो, लैम्डा एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, एन की जगह, एन की जगह। तो मास्टर सुनो ना, देखो लैम्डा इंटू एन नॉट कर दो ना इसको, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। हुई गवा? हमने कहा हाँ हुई तो गवा, हुई तो गवा, सही कह रहा है मास्टर। इसको क्या कह देंगे सर? आर नॉट कह देंगे। इसको क्या कहेंगे? आर इज इक्वल टू आर नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा। वाह मजा ही आ गया, सब कुछ मिल गया मेरा जीवन में, जीवन में हमें जो जो चाहिए था सब कुछ मिल गया। तुम लोग मजाक कर रहे हो, सही कह रहे हो? थम्स अप, थम्स अप करो। अगर सही में शिक्षक का बर्थडे है, आपको पता है, तो थम्स अप पे वोट करना। झूठ बोल रहे हो तो थम्स डाउन करो। सर बताना, क्योंकि अभी मैं घर जाकर रोटी खाने जाऊंगा, खाना खाने जाऊंगा, घर पे मिलता नहीं आजकल। तुम अपने पैसे से क्या खाएं? अब शिक्षक का बर्थडे होगा तो उन्हीं को ले चलेंगे साथ में, बर्थडे बर्थडे पार्टी दे दो, पार्टी दे दो, ऐसा। मैं अपने 25 रुपए क्यों खर्च करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, हर की तरफ से एक एक मंगाएंगे, एक भिंडी की तरफ से, एक भंडेर की तरफ से, एक दवाई की तरफ से, सब जगह से एक मंगाया जाएगा। अब तो बेटा यहाँ पर जो मेन रिजल्ट है ना, ये हॉच पॉच हो जाता है हमेशा, ऐसा लगता है बच्चों के हॉच पॉच हो गया मास्टर, हॉच पॉच। मेन रिजल्ट ये याद रखना थोड़ा सा, मेन रिजल्ट। तो मेन रिजल्ट में भाई सबसे पहले तो माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, यहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर एन बराबर एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, फिर मास के टर्म्स में लिखना चाहो तो एम बराबर एम नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। आर के पदों में लिखना चाहो तो आर बराबर आर नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, ये चीजें अलग अलग रिजल्ट है, अलग अलग फॉर्म में। फिर हमने बीच में चलते फिरते ना टी हाफ भी निकाल लिया है क्या निकाल लिया भाई साहब? टी हाफ निकाल लिया। तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना? एल एन टू अपॉन लैम्डा, है ना, 0.603 वैल्यू आप जानते हो। फिर हमने कह दिया एन अपॉन एन नॉट कर दो, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टी बाई टी हाफ। फिर हमने कहा एन अपॉन व्हाट? एन नहीं, एम, एम अपॉन एम नॉट, एम अपॉन एम नॉट इज इक्वल टू 1 बाय टी हाफ। फिर हमने कहा आर अपॉन आर नॉट कर दो, आर में भी आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू 1/2 टी बाई टी हाफ। अब सिमिलर टाइप के रिजल्ट है, ऐसे नहीं कि ये टी आपके पदों में कोई भी राशि बने रहे, और ये लैम्डा के पदों में, लैम्डा के पदों में। फिर हमने कहा कि आर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन हो वैसे, और आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन नॉट। ठीक है, आर किसी समय मान लीजिए टी1 पर, आर समय टी1 पर, तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एन समय टी1 पर, समय टी1 पर बस ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट है, समझ गया क्या बात को मास्टर? समझ लिया, समझ गया हम बात को? तो ये मेन रिजल्ट है, इनको याद रखिएगा। चलो अब इसके क्वेश्चंस बचे हैं। अच्छा एक्टिविटी यहाँ पर वैसे लिखा हुआ था, ये है एक्टिविटी की इकाइयाँ, सक्रियता की इकाइयाँ, सक्रियता की इकाइयाँ बहुत बुरी होती हैं, हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम लिख के लाए, हम खुद ही भूल जाता है। हमको एक बढ़िया लगता है, एक बैक्यूरल, बैक्यूरल है ना, अल्फा बीटा गामा को क्या कहते हैं? बैक्यूरल किरणें। तो ऐसा ही कहिए, एक बैक्यूरल होता है 6 प्रति सेकंड, मैंने लिख दिया था पहले, बिना देखे देखो, है ना, याद रहता है ना ये वाला? तो इवेंट पर सेकंड 6 प्रति सेकंड, है ना ऐसा। अन्य मात्रक मैडम क्यूरी, है ना, एक क्यूरी बराबर इतने 6 प्रति सेकंड। ठीक है, एक रदरफोर्ड 10 6 प्रति सेकंड। ठीक है, विशिष्ट सक्रियता, ये परिभाषा है, कभी काम आ जाए आपके बोर्ड। 1 ग्राम रेडियो एक्टिविटी पदार्थ के नमूने की सक्रियता को अपन क्यूरी पर ग्राम, क्यूरी पर ग्राम है। रेडियम 226 की विशिष्ट सक्रियता 1 क्यूरी पर ग्राम होती है। तो 1 ग्राम विशिष्ट सक्रियता, स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है? 1 ग्राम पदार्थ की सक्रियता स्पेसिफिक एक्टिविटी कहलाती है। और रेडियम की कितनी होती है? रेडियम के ग्राम की विशिष्ट सक्रियता 1 ही होती है, 1 क्यूरी पर ग्राम। ठीक है, तो ये इसमें हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो परिभाषाएं बेटा आपको याद रखना है, कभी जरूरत पड़ जाए तो। जेई में नहीं पड़ी, आईआईटी में नहीं पड़ी, वो रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं पूछते हैं। बस करें, लो ये बाला कह रहा है बस करो, इसको अभी बताता हूँ, इसको अभी बताता हूँ, बस करो कह रहा है। क्यों भाई पागलू बस करो कह रहा है? तुमने कहा, हमने कर दिया। बताओ साहब, और कोई आदेश दो, और कोई आदेश दो।
सर आपका रियल नाम क्या है सिस? क्या सवाल है और किससे है? आज कौन सा है? सर यहाँ पर होंगे क्या? तो मैं पूछता हूँ सर से। ओके ओके, अच्छा क्लास थी ना, क्लास में मिस किया ना सर को। चलो मैं सर से मिलता हूँ, फिर सर से पार्टी लेता हूँ और कोशिश करूंगा कि आपकी भी पार्टी सेट हो जाए। अगर आप यहाँ मतलब होते ना आसपास, तो पक्का इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। किसी मास्टर का बर्थडे है, कैसे भी करके कुछ ना कुछ तिगड़म लगवा के हम बच्चों को पार्टी उससे दिलवाई देते, कोई भी मास्टर हो ऐसा। मैं अपना बर्थडे संडे के दिन रखता हूँ, लेकिन चेक कर लो पिछली बार मेरा बर्थडे संडे के दिन मैं संडे के दिन ही रखता हूँ, तो पार्टी से बच जाता हूँ। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मन लगा के दिल लगा के, मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।